हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और 4.3 का सॉल्यूशन कर लिया है। उसके सारे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। आज हम इसका स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। ठीक है ना। तो इसका मतलब सबसे पहले इसके मूल की प्रकृति बतानी है, और प्रकृति बताने के लिए आपको बताया गया था फार्मूला, वो था d इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का, जहाँ पर a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। ये हम लोग का क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला। अब हम लोग इस इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे और a, b और c की वैल्यू को निकालेंगे, और a, b, c की वैल्यू को निकालने के बाद हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे और देखेंगे कि इसके लिए 3 केस बनेंगे। d की वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है, दूसरा d की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है, या थर्ड केस बनेगा कि d की वैल्यू 0 से छोटी हो सकती है। 3 केस बनेगा। इसमें हम लोग पढ़े क्या थे कि अगर d की वैल्यू सॉल्व करने के बाद अगर 0 से बड़ी होती है तो समीकरण के मूल क्या क्या होंगे, तो समीकरण के मूल असमान होंगे। ठीक है, मतलब दोनों मूल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, और क्या होंगे, तो मूल होंगे वास्तविक। ठीक है ना, मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, अगर d 0 के बराबर होता है तो कहेंगे समीकरण के मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। और थर्ड केस है, अगर d 0 से छोटा होता है तो इसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है ना, तो हमको इसे नहीं देखना है। चलिए, अब हम लोग को ध्यान देना है कि अगर d 0 से बड़ा होगा तो इसी को हम लोग कहते हैं कि समीकरण के मूल का अस्तित्व है। तो इसके लिए लिखेंगे अस्तित्व है, अस्तित्व है। इसके लिए भी लिख लेंगे अस्तित्व है, मतलब उसका मूल निकाला जा सकता है, उसके रूट क्या होंगे, रियल होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, और अगर थर्ड केस है, काल्पनिक है, तो कह देंगे कि समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है। ठीक है ना, तो लिख लेंगे अस्तित्व में, अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है ना, अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब हमसे कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कि समीकरण के मूलों की प्रकृति बताइए। अगर उनका अस्तित्व है तो उन्हें हल करिए, बताइए क्या क्या होंगे। अगर उनका अस्तित्व नहीं तो उन्हें हल नहीं करना है। ठीक है ना, तो यही दोनों चीज़ें हमको देखनी है। अगर दोनों इसमें से कोई भी आएगा तो उसका हम लोग रूट निकालेंगे, मूल निकालेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग देखेंगे a की वैल्यू हमारी कितने के बराबर आएगी, 2 के बराबर आएगी। जब इससे कंपेरिजन करेंगे b की वैल्यू कितनी आएगी, तो b की वैल्यू यहाँ पे x का मल्टीपल देखिए कितना है, -3 है, और कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू कितनी आ रही है, +5। इसको हम लोग 0 के बराबर मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे और देखेंगे कि d की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है ना, तो लिखेंगे सॉल्यूशन में d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac रखेंगे। d को हम लोग डिक्रिमिनेंट या फिर इसी को विविधकर बोलते हैं। ठीक है, अब d इक्वल टू बी स्क्वायर के जगह पे क्या रखना है, इसका मतलब -3 का स्क्वायर करना है, माइनस 4 इंटू ए के जगह पे कितना है, 2 है, और सी के जगह पे +5 है, रख दीजिए। अब -3 का स्क्वायर करेंगे +9 हो जाएगा, और -4 ये हो जाएगा, 5 2 जा 10, 4 जा 40। ठीक है ना, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा -31 के बराबर। और हम लोग देख रहे हैं कि d की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, तो -31 आ गई। ठीक है ना, d की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, तो -31 के बराबर आ गई। और -31 0 से क्या होता है, तो निगेटिव वैल्यू 0 से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। तो लिख सकते हैं इसका मतलब d की जो वैल्यू होगी वो 0 से क्या होगी, छोटी होगी। इसका मतलब समीकरण के मूल का अस्तित्व नहीं है। लिख लेंगे अस्तित्व, अस्तित्व नहीं है। ठीक है, और जब अस्तित्व नहीं तो उसको हम लोग आगे हल नहीं करेंगे।
बस यही हम लोग को चेक करना था, अगर उसका अस्तित्व होता तो आगे हल करते, ठीक है। और यही हो जाएगा उसका क्या आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे पे। दूसरा क्वेश्चन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो तो समीकरण का मूल बताइए। और इससे पहले करना क्या है, तो समीकरण के मूलों की प्रकृति बताइए। सेम वही चीज़ करना है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac में वैल्यू पुट करना है और किससे कंपैरिजन करके ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू देखेंगे तो हो जाएगा हमारा 3, b की वैल्यू हो जाएगा -4√3 और c की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग करना क्या है, बस उसी में वैल्यू पुट करेंगे। तो लिखेंगे क्या, d इक्वल टू b² के जगह पे क्या होगा, तो b² के जगह पे लिख लेंगे -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे है कितना 3 इंटू सी की जगह पे है कितना 4। इसका मतलब माइनस का स्क्वायर करेंगे ये प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस अब हम लोग इसको देखेंगे तो 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 के बराबर हो जाएगा। अब 16 3 जा 48 माइनस ये भी हमारा आया 48 के बराबर। इसका मतलब हमने देखा कि डी की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई। इसका मतलब इसमें दूसरा वैल्यू है, ठीक है। तो जब डी की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो समीकरण का इसमें इसके मूल का अस्तित्व है, ठीक है ना। और जब अस्तित्व है तो दोनों मूल हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब देख रहे हैं कि ये द्विघात समीकरण है, x का पावर 2 है। इसका मतलब यहाँ से x की 2 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग रखेंगे किस पे, सिरधराचार्य का सूत्र, या फिर उसी को हम लोग क्या नाम जानते हैं, द्विघात सूत्र के नाम से जानते हैं। उसमें सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू लिखेंगे क्या -b प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a में, ठीक है ना। और इसी में वैल्यू पुट करते जाएंगे तो x इक्वल टू -b, तो b के जगह पे -4 इंटू 3 तो लिख दिए -4√3 और प्लस माइनस, और इसकी वैल्यू तो देखिए b² माइनस 4ac की वैल्यू इतने के बराबर है और इसको सॉल्व किया तो कितना आया 0। इसका मतलब √0 आ जाएगा और बटे में 2 इंटू ए के जगह पे है कितना 3 लिख लेंगे। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4√3 और ये वाला पूरा मान क्या हो जाएगा, √0 की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, अपॉन में ये हो जाएगा 2 3 जा 6, या फिर 2 इंटू 3 ही रहने दीजिए, 2 से 4 कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में। और 3 से ये √3 कटेगा तो नीचे हमारा √3 बच जाएगा। तो लिख लेंगे इसी को कितना आ जाएगा 2 अपॉन √3। चूँकि हमारा द्विघात समीकरण था इसलिए दोनों वैल्यू इसकी क्या आएंगी, आपस में बराबर आएगी। देखिए हमने क्या लिखा है, समान लिखा है और वास्तविक आई कितनी आई, x इक्वल टू 2 अपॉन √3। इसका मतलब x की 2 वैल्यू आएगी, 2 अपॉन √3 पहली वैल्यू आ जाएगी और दूसरी वैल्यू भी x इक्वल टू कितनी आ जाएगी 2 अपॉन √3 ही होगी, क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि समीकरण के मूल क्या होंगे, आपस में समान होंगे। तो द्विघात समीकरण था, 2 पावर होगा, ठीक है, इसलिए इसकी कितनी वैल्यू आई, 2 वैल्यू आई और यही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पहले के थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो तो वही चीज़ करना है कि इसके मूलों की प्रकृति बताइए। अगर मूल इसके अस्तित्व में है तो उनको ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर चेक करेंगे d इक्वल टू b² माइनस 4ac से, और चेक करेंगे कि d की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है कि 0 से बड़ी आ रही है कि 0 से छोटी आ रही है। तो कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो देखेंगे a की वैल्यू कितने के बराबर आई, 2 के बराबर, b की वैल्यू आई -6 के बराबर और c की वैल्यू आई +3 के बराबर। तो इसमें वैल्यू पुट करिए तो होगा d इक्वल टू b², इसका मतलब -6 का स्क्वायर होगा -4 इंटू ए के जगह पे कितना हो जाएगा 2 और c के जगह पे हो जाएगा 3। तो d की वैल्यू हमारी आएगी कितनी, -6 का स्क्वायर करेंगे और जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा हमारा 36 और माइनस हम लोग देखेंगे 2 3 6 चौकी 24, इसका मतलब -24 और 36 में से 24 घटा देंगे तो d की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, 12 के बराबर आएगी। और 12 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब d की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से। इसका मतलब समीकरण का
के मूलों का अस्तित्व है और समीकरण के मूल असमान होंगे और क्या होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से फिर लगाएंगे सिद्धाचार्य का फार्मूला, या फिर उसी को द्विघात सूत्र भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, उसका निगमन भी कर चुके हैं। तो लिखेंगे x इजिक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a में रखेंगे। ठीक है ना, तो बताइए x इजिक्वल टू माइनस बी के जगह पे रखेंगे तो -6 रखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर जब करेंगे तो ये कितने का बराबर आई है, डी की वैल्यू देखिए तो टोटल वैल्यू आई है हमारी डी की 12 के बराबर, तो अंडर रूट 12 रख देते हैं अपॉन में 2 इंटू ए के जगह पे है कितना 2 रख लेंगे। तो x इक्वल टू माइनस का माइनस में गुणा करेंगे +6 हो जाएगा प्लस माइनस, और 12 को करड़ी में 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो करड़ी में अगर 12 है तो इसको लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणे 2 गुणे 3। इसका मतलब ये करड़ी से बाहर कितना आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 करड़ी में 3 लिख सकते हैं किसको, करड़ी में 12 को। तो लिख लेंगे यहाँ पे 2 करड़ी में 3 अब बटे में 2 गुणे 2, अभी रहने देते हैं। अब देखेंगे कि ऊपर से क्या कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, तो लिख लेंगे x इक्वल टू जब 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा 3 प्लस करड़ी में 3 अब बटे में 2 गुणे 2। ठीक है, तो 2 से 1 2 कट जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी आई है कितने के बराबर, तो x इक्वल टू आई है 3। और देखिए यहाँ पे प्लस माइनस था इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस भी होगा, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 के बराबर। चूँकि द्विघात समीकरण था, x की 2 वैल्यू आनी चाहिए, तो एक बार हम लोग करेंगे क्या, पॉजिटिव साइन लेंगे। ठीक है ना, तो पॉजिटिव लेने पर x की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, तो 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 के बराबर आएगी। एक वैल्यू ये हुई, और अगर निगेटिव लेते हैं तो लिख लेंगे निगेटिव लेने पर क्या आएगा, तो लिख लेंगे x इक्वल टू 3 प्लस ले चुके हैं, अब क्या लेना है माइनस, तो लिख लेंगे माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो यह हमारी ये x की दूसरी वैल्यू हो गई, और इसी को क्या बोलेंगे, समीकरण के मूल बोलेंगे। ठीक है ना, तो चूँकि इसका मूल का अस्तित्व था इसलिए हमने इसके मूल को आसानी से निकाल लिया। अगर मूल का अस्तित्व नहीं होता तो समीकरण के मूल क्या हो जाते, काल्पनिक हो जाते हैं, जो कि एग्जैक्ट नहीं बता पाते कि वो कितने का बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। ठीक है ना, तो यहाँ कह रहा है कि बराबर मूल हो। ठीक है ना, तो बराबर मूल होने के लिए हम लोग जानते क्या हैं कि d की वैल्यू कितने के बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होगी, तब समीकरण के मूल क्या होंगे, समान होंगे, और क्या होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है ना, वास्तविक होंगे। तो कह रहा है कि समीकरण के मूल क्या हो, बराबर हो, इसका मतलब d की वैल्यू को 0 के बराबर करेंगे, और d बराबर हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना, तो यहाँ यह हमारा इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, जहाँ पर सॉल्व करके हम लोग को इस k की वैल्यू बताने की, ये k की वैल्यू कितने के बराबर होगी। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग करेंगे क्या, तो इस द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फार्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, यहाँ से a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकालेंगे। तो देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल तो a है, इसमें क्या है 2 है, तो a इक्वल टू 2 आ गया। b की वैल्यू को देखेंगे तो x का मल्टीपल b था, यहाँ x का मल्टीपल k है, तो b इक्वल टू k हो गया, और कांस्टेंट टर्म c इक्वल टू कितने के बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। और हमको ये पहले से मालूम है कि d की वैल्यू को क्या रखना है, 0 के बराबर रखना है, तो लिखेंगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, या फिर यही d बी स्क्वायर माइनस 4ac d के बराबर भी तो हो सकता है, तो लिखेंगे बी स्क्वायर की जगह पर रखेंगे तो हमारा होगा कितना, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पर है कितना 2 इंटू सी के जगह पर है कितना 3, और d की वैल्यू को पहले से हम लोग को रखना क्या है, 0 के बराबर रखना है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या कि इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये k स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 और 6 4 जा हो जाएगा 24 के बराबर। ठीक है,
और ये टोटल वैल्यू 0 के बराबर है। तो यहाँ से देखेंगे के स्क्वायर, ये माइनस है, बराबर को उधर जाएगा तो +24 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से अगर पावर हटाते हैं 2 वाला तो ये 24 अंडर रूट में चला जाएगा और इसका साइन क्या होगा, प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो लिख लेंगे के बराबर प्लस माइनस, और 24 को लिख सकते हैं 6 चौके 24, ठीक है ना। अंडर रूट 24 को लिख सकते हैं क्या, 4 × 6 अंडर रूट में, और 4 को और क्या छोटा लिख सकते हैं क्या, 2 × 2 × 6, ठीक है। तो पेयर बन रहा है 2 का, इसका मतलब 2 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट में 6 बचा रहेगा। इसका मतलब इसके जगह पे इतना लिख सकते हैं, तो हमारा आएगा 2 अंडर रूट 6। तो यहाँ से देख रहे हैं कि के की वैल्यू एक पॉजिटिव आ रही है, एक निगेटिव आ रही है, क्योंकि के का पावर 2 था। तो यहाँ की के की 2 वैल्यू पॉसिबल है, तो के की वैल्यू एक क्या लेने पर, पॉजिटिव लेने पर कितने के बराबर आएगी, तो आएगी 2 अंडर रूट 6 के बराबर आएगी। और दूसरी बार अगर निगेटिव वैल्यू लेंगे तो वो आएगी के इक्वल टू -2 अंडर रूट 6 के बराबर, ठीक है। और ये उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 हो। तो हम लोग को करना क्या है, के की वैल्यू को बतानी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसको कंपैरिजन करना पड़ेगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो कंपैरिजन करने के लिए इसको पहले द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा। इसका मतलब इससे ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो के एक्स से जब एक्स में गुणा करेंगे ये हो जाएगा हमारा के एक्स का स्क्वायर, और के से -2 में गुणा करेंगे ये हो जाएगा -2k, और प्लस 6 इक्वल टू 0 के बराबर था, ठीक है। और के 2k इंटू एक्स भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमारा आया कितना, के एक्स का स्क्वायर -2k इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 के बराबर है, ठीक है ना। इसको सही से लिख देते हैं, 2k इंटू एक्स प्लस 6 बराबर 0 के है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से जब कंपैरिजन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल यहाँ a था, इसमें कितने के बराबर है, ये k के बराबर है, तो a की वैल्यू k के बराबर हो गई। b की वैल्यू हो जाएगी -2k के, तो लिख लेंगे -2k, और c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म है, कितने का बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा, तो 6 लिख लेंगे। अब हमको ये मालूम था कि समीकरण के 2 बराबर मूल हैं, इसका मतलब d की वैल्यू 0 के बराबर है, और समीकरण के मूल क्या हैं, समान है और वास्तविक होंगे। तो d इक्वल टू b² - 4ac से तब फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो d इक्वल टू b² - 4ac लिखा हमने। अब b² - 4ac के जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, b के जगह पे रखेंगे -2k का हो जाएगा होल स्क्वायर -4 इंटू a के जगह पे है कितना k, और c के जगह पे है 6, ठीक है। और ये टोटल वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी, क्योंकि d की वैल्यू कितने के बराबर थी, 0 के बराबर थी। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये 4k² होगा माइनस, और ये हो जाएगा 24k इक्वल टू 0। अब हम लोग देखेंगे इसमें से बारी बारी से कॉमन किया जा सकता है, तो इसमें से कॉमन क्या होगा, तो 4k से दोनों पक्षों में आप भाग दे सकते हैं, या फिर आप लिख लेंगे 4k जब कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा k और -6 बचेगा, और ये टोटल वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 0 के बराबर। तो अब टोटल वैल्यू को हम लोग 0 के बराबर मानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से k की 2 वैल्यू आनी चाहिए। अब देखेंगे कि 4k इक्वल टू 0 होगा एक बार, और दूसरी बार k - 6 को 0 के बराबर करेंगे तो कितने का बराबर आएगा, तो यहाँ से k का जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0/4, तो k की वैल्यू यहाँ से कितने का बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, तो +6 के बराबर आ जाएगी। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि समीकरण के बराबर मूल हो तो हमें करना था k का मान बताना था, तो यहाँ से भी हमने k के मान को बता दिया, ठीक। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो हमको लंबाई बतानी है और चौड़ाई बतानी है, और
एक बागीचा है, आम का बागीचा हमको बनाना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है। तो हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, इसका मतलब दोनों अलग अलग होगी। अगर लंबाई बराबर होती चौड़ाई के तो हम जान जाते कि बनने वाली संरचना वर्ग होती, लेकिन कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात कीजिए। तो लंबाई और चौड़ाई किस में होते हैं? आयत में होते हैं। इसका मतलब हमारा जो बाग बनेगा आम का वो कैसा होगा? आयत के आकार का होगा। अब तब हमको मानना पड़ेगा इसकी चौड़ाई और लंबाई के, ठीक है। तो हम लोग मानेंगे क्या कि उस आयताकार बाग की चौड़ाई कितने के बराबर है? x मीटर मान लेते हैं, x मीटर है। तो इसकी लंबाई क्या कह रही है कि इसके चौड़ाई से कितनी गुना होनी चाहिए? 2 गुना होना चाहिए। इसका मतलब अगर चौड़ाई हम लोगों ने x लिखा है तो लंबाई उसी का 2 गुना हो जाएगा, तो इसका मतलब 2x हो जाएगा। अगर मीटर में लिए तो मीटर में। और कह रहा था कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दिया है। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल दिया है कितने के बराबर? क्षेत्रफल है टोटल इसका 800 मीटर के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे 800 मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग को मानना पड़ेगा, माना आयताकार बाग की चौड़ाई कितने के बराबर है? चौड़ाई है x मीटर है। अतः आयताकार बाग की लंबाई कितने के बराबर हो जाएगी? तो हो जाएगी 2 × x मीटर के बराबर, ठीक है। ये पहले हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग क्षेत्रफल दिया है, इसका मतलब क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोग जानते हैं कि अगर लंबाई में गुणा कर दिया जाए चौड़ाई से तो ये हम लोग का निकलता क्या है? क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? तो आयत का क्षेत्रफल। लंबाई के जगह पे हम लोग लिखेंगे क्या? 2 × x इंटू चौड़ाई के जगह पे लिखेंगे क्या? x लिखेंगे और बराबर क्षेत्रफल के जगह पे लिखेंगे क्या? 800, ठीक है ना। इसका मतलब इसका गुणा करने पर कितने का बराबर होना चाहिए? 800 के बराबर होना चाहिए। तो जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर इजक्वल टू 800। अब 2 से उधर भाग दिया जा सकता है क्योंकि गुणे में था, तो 800 x स्क्वायर इजक्वल टू 800 बटे में 2। इसको कटाएंगे तो ये 400 बार में कटेगा, तो x स्क्वायर इजक्वल टू हमारा आया 400। अब हम लोग देखेंगे कि जब स्क्वायर हटाएंगे तो 400 कहाँ चला जाएगा? अंडर रूट में चला जाएगा। अंडर रूट में 400 लिख सकते हैं और ये प्लस माइनस साइन के साथ जाएगा। जबकि हम लोग देखते हैं कि ना ही चौड़ाई माइनस में आएगी, ना ही उसकी लंबाई निगेटिव होगी, इसलिए हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव साइन लेंगे बाद में, ठीक है। पहले तो x की वैल्यू देखेंगे, तो x इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 400 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये 20 के बराबर आता है। इसका मतलब हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू को क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। तो लिख लेंगे पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ना ही लंबाई माइनस में होती है ना ही चौड़ाई माइनस में होती है। अतः x बराबर क्या लेंगे हम लोग? 20 लेंगे। 20 लेने पर तो आयताकार बाग की तब हमको चौड़ाई मिल जाएगी। तो लिख लेंगे बाग की चौड़ाई कितने के बराबर हो जाएगी? तो 20 मीटर। x बराबर 20 मीटर क्या हो गई? और उसकी हम लोग को लंबाई भी बतानी थी, लंबाई कितनी होगी? तो लिख लेंगे बाग की लंबाई बराबर 2x थी, लिख लेंगे 2 × x के जगह पे क्या रखना है? 20। तो 20 गुना का हो जाएगा 40 मीटर। इसका मतलब आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी चौड़ाई 20 मीटर होगी और लंबाई 40 मीटर होगी, और ये उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। और प्रश्न में कह रहा है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, ठीक है। 2 मित्र हैं, मान लेते हैं 2 मित्र हैं, ए एक है और दूसरा क्या है? बी। दोनों के अगर उम्र को जोड़ रहे हैं तो कितने के बराबर आ रही है? 20 के बराबर आ रही है। अब दोनों की एग्जैक्ट उम्र हमको मालूम नहीं है, तो अगर ए की उम्र को x मानेंगे तो बी की उम्र हमको नहीं मालूम है, बी रखेंगे, बराबर 20 होगा। तो x को बराबर को उधर भेजा जा सकता है, तो बी की उम्र हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगी 20 माइनस x हो जाएगी। इसका मतलब पहले मित्र की उम्र अगर x है तो दूसरे मित्र की उम्र 20 माइनस x होगी, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो लिख लेंगे माना कि
कि पहले मित्र की आयु बराबर है x वर्ष। पहले मित्र की आयु हमने कितने के बराबर मान लिया, x वर्ष के बराबर मान लिया। तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, तो 20 - x हो जाएगी। तो लिख लेंगे अतः दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 20 - x वर्ष हो जाएगी, ठीक है ना। इसको हम लोग ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो इसका मतलब हम लोग 4 वर्ष पहले की बात करेंगे, तो लिख लेंगे तो 4 वर्ष पूर्व, ठीक है ना। तो 4 वर्ष पूर्व हम लोग को देखना क्या है कि पहले मित्र की आयु, ठीक है ना, 4 वर्ष पूर्व। तो लिख लेंगे पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, तो पहले मित्र की आयु हो जाएगी x, जितना है उसमें से 4 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो x - 4 वर्ष हो गया। और दूसरे मित्र की आयु को लिखेंगे तो वो हो जाएगी कितनी, तो 20 - x थी पहले से, और 4 वर्ष इसमें से और क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो -4 कर लेंगे। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो 20 में से 4 घटेगा, ये हो जाएगा 16 - x, ये हो जाएगा ये भी वर्ष में, ठीक है ना। प्रश्न कह रहा था कि इनके आयु का गुणनफल कितने के बराबर है, 48 के बराबर है, 48 है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या होगा, तो इनकी आयु का गुणनफल 4 वर्ष पहले, तो x - 4 मतलब पहले मित्र की आयु में दूसरे मित्र की आयु कितनी थी, तो 16 - x का अगर हम लोग क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो ये कितने का बराबर आनी चाहिए, 48 के बराबर आनी चाहिए। अब इसी को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो x से 16 में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 16x, x से x में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा -x का स्क्वायर, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे हो जाएगा माइनस, और 16 चौके हो जाएगा ये 64, और माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4x = हो जाएगा 48, ठीक है। अब हम लोग इसी को सॉल्व करना है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 16x और 4x मिलके कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा। तो आएगा हमारा -x का स्क्वायर प्लस 20x, और ये 48 है, इसको भी बराबर के आप इधर लेते आइए, तो ये होगा हमारा -64। ये 48 इधर आएगा तो ये भी -48 हो जाएगा, बराबर के उधर क्या बचेगा, 0। तो -x का स्क्वायर प्लस 20x, और -64 और -48 मिलकर हो जाएगा 8 4 12 के, तो हासिल लगा 6 4 10 और 1 11, 112 माइनस में, और ये हो जाएगा बराबर के इधर 0। हम लोग देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म निगेटिव है, जबकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक्स स्क्वायर का मल्टीपल पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए लिखेंगे दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर लें पर, तो लिख लेंगे दोनों पक्षों में माइनस से क्या कर देंगे, गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो -20x, और ये माइनस था ये क्या हो जाएगा प्लस 112 = 0। अब हमारा इक्वेशन बना x स्क्वायर -20x प्लस 112 = 0। अब ये कह रहा था कि क्या निम्नलिखित स्थितियाँ संभव हैं, अगर संभव है तो उनको ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यहाँ से इसके मूल की प्रकृति को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या d की वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं है, मतलब d की वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 के बराबर है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो उसको छोड़ देंगे, कह देंगे कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाएंगे उसके मूलों को, तो करेंगे क्या, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c = 0 से क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ठीक है ना। इधर का मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जब कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, हमारी 1 के बराबर आ जाएगी, b की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, तो -20 आ जाएगी, और c की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, तो c की वैल्यू आ जाएगी 112 के बराबर आ जाएगी। अब हम लोग यहाँ से d की वैल्यू को देखना चाहते हैं, तो d = होता क्या है, b² - 4ac, ठीक है ना। अब b के जगह पे होगा क्या, तो -20 का हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस, चलिए इसको अच्छे से लिख देते हैं, -4 इंटू a के जगह पे कितना हो जाएगा 1, इंटू c के जगह पे हो जाएगा 112।
अब इसी को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो करेंगे क्या, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा माइनस। अब हम लोग इसको करेंगे तो 12 चौका 48 और 4 एकम में 4, इसका मतलब 448 हो गया। और 400 में से जब 448 घटाएंगे तो ये -48 आएगा। तो डी की वैल्यू कितने का बराबर आई, -48 के बराबर आई। ठीक है, तो लिखेंगे -48 जीरो से क्या है, छोटा है, इसका मतलब डी की वैल्यू क्या होगी, जीरो से छोटी होगी। अब जब डी की वैल्यू जीरो से छोटी होती है तो हम लोग लिखेंगे समीकरण के मूल का अस्तित्व नहीं है। लिख लेंगे द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। और यही क्या हो जाएगा आंसर। अस्तित्व में नहीं होने का मतलब यहाँ से x की एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग नहीं बता पाएंगे, जो भी वैल्यू आएगी इमेजिनरी आएगी, काल्पनिक आएगी। ठीक है ना, तो समीकरण का मूल वास्तविक नहीं होगा और समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं होंगे, तो इसके आगे हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, यही हो जाएगा उसका आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5th पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो जैसे हमने इसके तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उसमें पार्क बनाना था, इसमें पार्क बनाना है, उसमें हम लोग को आम का बाग बनाना था। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग को लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए, इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई में अंतर है। ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है इसलिए। तो हम लोगों ने मान लिया कि एक आयताकार पार्क होगा जिसकी चौड़ाई को कितना मान लेंगे, हम लोग x मान लेंगे, और लंबाई को हम लोग अब देखेंगे वो कितने का बराबर आएगा, जबकि इसका परिमाप कितने का बराबर दिया है, 80। ठीक है ना, क्या दिया है, परिमाप जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। परिमाप बराबर दिया 80, मीटर में था, मीटर लिख लिया। और क्षेत्रफल दिया है कितने का बराबर, तो क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले हम लोग को मानना पड़ेगा, तो ये इसकी चौड़ाई हम लोग x मानेंगे, तो लंबाई तो हम लोग को एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, तब लंबाई को भी हम लोग को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि माना कि पार्क की चौड़ाई कितने का बराबर है, x के बराबर। तो लिखेंगे माना पार्क की चौड़ाई कितने का बराबर है, x के बराबर है। x चूँकि ये मीटर में दिया था इसलिए इसको हम लोग मीटर मान लेंगे। इसका क्या दिया है, परिमाप दिया है, तो लिखेंगे चूँकि परिमाप कितने का बराबर है, तो परिमाप बराबर है 80 मीटर। ठीक है ना, परिमाप है 80 मीटर, तो परिमाप है 80 के बराबर लिख लेंगे। और परिमाप किसका, आयत का परिमाप। ठीक है ना, तो आयत का परिमाप का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई कितने का बराबर होना चाहिए, 80 के बराबर होना चाहिए। अब देख रहे हैं कि 2 से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 बटे में 2, इसको कटा करके हम लोग कितने का बराबर कर लेंगे, 40 का बराबर कर लेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि चौड़ाई कितना मान चुके हैं, x मान चुके हैं, तो चौड़ाई की जगह पे क्या रखना है, x रखना है। तो अतः लंबाई प्लस चौड़ाई की जगह पे क्या रख देंगे, x बराबर 40 होगा। तो पार्क की जो लंबाई हम लोग को निकलेगी वो हो जाएगी 40, और ये x उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ जाएगा ना, क्योंकि इधर क्या था, साइन उसका प्लस था। तो लिख लेंगे x इक्वल लंबाई इक्वल टू 40 माइनस x, ये उसकी क्या हो गई लंबाई, ये भी हो जाएगी मीटर में। ठीक है ना, तो उस पार्क की हमको क्या मालूम है, चौड़ाई मालूम है, और उस पार्क की लंबाई मालूम है। तो हम लोग क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई में अगर चौड़ाई का गुणा कर दिया जाए तो वो होगा उसके क्षेत्रफल के बराबर। क्षेत्रफल के जगह पे कितना दिया है, 400 दिया है, लिख लीजिए 400। लंबाई की जगह पे हमने लिख लिया क्या, 40 माइनस x, और चौड़ाई की जगह पे क्या लिख लेंगे, x लिख लेंगे। ठीक है, अब इसी का हम लोग को सॉल्व करना है, तो 40 का x में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 40x,
अब माइनस एक्स में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा बराबर था 400, रहने दीजिए, सबको बराबर के उधर भेज दीजिए, तो इधर क्या बच जाएगा 0, तो एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 40 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस 40x, अब बराबर के उधर पहले से था 400 तो प्लस 400, बराबर के इधर क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण के a और c का ऐसा फैक्टर करते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का ऐसा हम लोग फैक्टर करते हैं कि जोड़ने से कितना है 40 है, तो हम लोग 400 का फैक्टर करेंगे, तो 400 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 20 × 20, ठीक है ना, और साइन क्या दिख रहा है प्लस का दिख रहा है, इसका मतलब 20 में 20 जोड़ने पर 40 भी हो जाएगा। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर था 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 40 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो 20 + 20 लिख दीजिए, 20 + 20, अब बाहर एक्स था रहने दिया, प्लस 400 बराबर के उधर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो लिखेंगे एक्स का स्क्वायर, जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस 20x, ये भी इसमें भी गुणा करेंगे तो ये भी माइनस 20x हो जाएगा, क्योंकि माइनस का जब प्लस में गुणा करते हैं माइनस होता है, प्लस 400 बराबर किधर आ जाएगा 0। अब देखेंगे इन दोनों ब्रैकेट में x - 20 क्या है, x को कॉमन करने पे x - 20 बचेगा, और इसमें से -20 कॉमन करेंगे तो x - 20 से भाग देंगे तो यहाँ पे 20 बचेगा, और बराबर किधर आ जाएगा 0। देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट सेम है, क्या किया जा सकता है कॉमन किया जा सकता है, तो यहाँ बचने वाला x है और यहाँ बचने वाला -20 है, -20 कर लेंगे और ये बराबर किधर जाएगा 0। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आएगी, तो दोनों वैल्यू आपस में क्या है बराबर है, तो x की वैल्यू 20 और 20 आएगी, ठीक है ना। तो x की वैल्यू को हम लोग 20 ही लेते हैं, तो लिखेंगे क्या, अतः पार्क की चौड़ाई, अतः पार्क की चौड़ाई बराबर x बराबर कितना आ जाएगा, तो 20 मीटर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग किस में लिए थे मीटर में लिए थे। इसका मतलब पार्क की चौड़ाई 20 मीटर है, तथा लंबाई बराबर, लंबाई कितने के बराबर लिए थे, तो 40 - x, तो लिख लेंगे इसको 40 - x लिखेंगे, तो बराबर 40 के जगह पे 40 और माइनस x के जगह पे क्या लिख सकते हैं 20। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी कितने का बराबर आएगा 20, और ये भी आ जाएगा मीटर में। इसका मतलब उस पार्क की चौड़ाई ये भी है 20 मीटर और लंबाई ये भी है 20 मीटर। इसका मतलब हमारा बनने वाला जो संरचना है वो आयत ना होकर के क्या होगा वर्ग होगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर है। तो लिख लेंगे अतः पार्क बनाना संभव है, लिख लेंगे इतना हो गया, तो लिख लेंगे पार्क बनाना संभव है, पार्क बनाना संभव है। और पार्क कैसा बनेगा, तो बस आप अपने जानने के लिए लिख लीजिएगा वर्ग बनेगा, ठीक है ना। पार्क कैसा बनेगा, वर्ग बनेगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होगी, और ये उसका हो जाएगा आंसर। और इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 4.4 भी ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।